और लद्दाख का पूरा सर्किट कंप्लीट किया है इससे। सबके दिमाग में ये आता है कि क्या 4x2 को हम लद्दाख ले जा सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ने ही मुझे इस गाड़ी में बचा के रखा है, क्योंकि इस गाड़ी में क्या क्या डैमेजेस हुए हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसकी जो ब्रेक है ये थोड़ा वेरी करती है, स्टीप पे थोड़ा ज़्यादा लगानी पड़ती है आपको और प्लेन्स में थोड़ी कम लगानी पड़ती है। तो वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, बार बार बंद होता रहेगा। स्पीति के ट्रिप में ऐसा क्या हुआ कि ये फीचर काम करना बंद कर दिया और बंद कर गया और अपने आप ही रिज्यूम कर लिया इसने। एडेनॉक्स अगर आपका काम ही नहीं कर रहा तो गाड़ी में है क्यों फिर? ये गाड़ियाँ कम हिल रही हैं लेकिन ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है। तो हाईवे ट्रेन टायर्स जो हैं आपके लिए बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने और ये है मेरा ओनरशिप रिव्यू और ये है मेरा 15,000 किलोमीटर्स कवर करने के बाद। ये 15,000 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने जो 5,000 किलोमीटर हैं वो मैंने स्पीति में और लद्दाख में ट्रैवल करके कंप्लीट करे हैं। तो लद्दाख में मैंने जो गाड़ी है ये 3,000 किलोमीटर चला ली है और अब मैं लद्दाख का जो रोड ड्राइविंग सर्टिफाइड हूँ और अब मैं एलिजिबल हूँ आपको बताने के लिए कि ये गाड़ी की परफॉर्मेंस लद्दाख में कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये पर्टिकुलर मॉडल है ये है ZD सेलेक्ट पेट्रोल ऑटोमेट। सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता है कि क्या 4x2 को हम लद्दाख ले जा सकते हैं? तो आंसर है यस, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस गाड़ी को ब्लैक आइस में नहीं चलाना और आपको इसको सैंड पे नहीं चलाना। तो लद्दाख जाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो अप्रैल मई में आप जा सकते हैं, जब आपको सड़क पे स्नो वगैरह सबसे कम मिलेगी। और ये गाड़ी इतनी कैपेबल है, इतनी पावरफुल है, इसका इंजन इतना पावरफुल है कि आप कहीं भी इसको लेके लद्दाख में किसी भी टाइप की टेरेन में आप इसको चला सकते हैं। और पूरा लद्दाख का ट्रिप जो है उसमें आपको 300-400 किलोमीटर की जो आपको स्ट्रेच है उसमें आपको रोड जो है कम्प्लीटली टूटी हुई मिलेंगी और ये गाड़ी सफिशेंट है वहाँ चलाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स भी मिलेंगी आपको। ठीक है, और वाटर क्रॉसिंग्स में आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका 187 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सफिशेंट है आपको गाड़ी चलाने के लिए। आपको बहुत सारी स्ट्रेचेस ऐसी मिलेंगी, 300-400 किलोमीटर की स्ट्रेचेस ऐसी मिलेंगी जो कम्प्लीटली टूटी हुई होंगी। तो ये गाड़ी है, आराम से चल जाती है। छोटी से छोटी गाड़ियाँ भी वहाँ से निकल जाती हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक होती हैं और कुछ ना कुछ उनका नीचे से ब्रेक होता रहता है। इस गाड़ी में मैंने जो गाड़ी चलाई है पूरे ट्रिप में कहीं पे भी ये गाड़ी नीचे से टच नहीं हुई और वाटर क्रॉसिंग्स से लेके हर जगह पे मैंने गाड़ी को आराम से चढ़ाया है। स्टीप जब आती हैं, बहुत स्टीप आती हैं, मतलब ऐसी-ऐसी इंक्लाइंस आती हैं कि आपको बिल्कुल आपको पावर लॉस फ़ील नहीं होता। आप बस एक्सीलेटर दबाओ और बस आपको ध्यान रखना है कि आगे देखते रहना है, राइट लेफ्ट देखते रहना है और गाड़ी चढ़ती रहेगी। तो पावर की कमी आपको कहीं महसूस नहीं होगी और गाड़ी जब आप चलाओगे तो आपको ये पता है कि आप चला क्या रहे हो। इसके पास इतनी पावर है कि ये गाड़ी आपको लेट डाउन नहीं करेगी कहीं पे भी। तो बड़े से बड़े पासेस पे मैंने गाड़ी चलाई है, निकाली है, जैसे उमलिंगला वगैरह गए, हर जगह पे गाड़ी सही परफॉर्म करी है। तो मेजरली क्या होता है कि स्टीप्स आती हैं वहाँ पे भी गाड़ी सही चलती है। ठीक है, स्लोप्स आती हैं वहाँ पे भी गाड़ी सही चलती है, पत्थर आते हैं, टूटे हुए रास्ते आते हैं, वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं। आप बस गाड़ी को चलाते रहते हो, आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ता। कहीं कई जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे सड़क बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती है और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स गिरे होते हैं, एक बार आपको उतर के एक बार इंस्पेक्ट ज़रूर करना होता है कि आप देख लो कि वहाँ का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है गाड़ी का और कि गाड़ी निकल सकती है कि नहीं निकल सकती। तो एक दो जगहें आई थी ऐसी जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो मुझे लगा कि ये गाड़ी नीचे से टच हो जाएगी, तो मैंने उसको अवॉइड करके अल्टरनेट रास्ता ले लिया था। तो गाड़ी आपकी परफॉर्मेंस वाइज़ कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। उसके बाद आ जाते हैं लो टेम्परेचर्स की। तो गाड़ी को हम लोगों ने जहाँ-जहाँ चलाया है -5, -7, -10 तक टेम्परेचर रहा है। ये एक बार में ही स्टार्ट हो जाती है, तो उसका तो कोई डाउट ही नहीं है गाड़ी का। स्टार्ट करके आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद अपना गाड़ी चलाते रहो। तो डीज़ल गाड़ियों में जैसे प्रॉब्लम आती है ना कि वो स्टार्ट होने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देती हैं, रात को आपको बीच में उठ के एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, तो पेट्रोल में आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से इस गाड़ी में समझ आ गई है, वो मैं आपको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है बताना चाहता हूँ। वो है इसके बॉडी रोल के बारे में, ठीक है? अभी तक मैं हमेशा आपको ये कहता रहता था कि इसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है? वो मैं अपनी जगह पे सही था, ठीक है? क्योंकि आप ये गाड़ी चलाते हो हाईवेज़ पे सिटी के अंदर, तो वहाँ पे आपको इतना बॉडी रोल फ़ील नहीं होता, ठीक है? अगर आप हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे गाड़ी को चलाओगे, गाड़ी एकदम सड़क से चिपक के चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। टर्न्स भी जब आप लेते हो तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि गाड़ी को स्लो टर्न लो, बॉडी रोल आपको फ़ील नहीं होगा। अब बॉडी रोल कहाँ आता है मैं बताता हूँ, बॉडी रोल का प्रॉब्लम कहाँ आता है मैं बताता हूँ। जब आपके पास लद्दाख जैसी जगहों पे जाते हो, जैसे संस्कार वैली है, जहाँ पे पहाड़ अभी फ्रेश टूटे हैं, उनको लेवल किया जा रहा है, जब उनके ऊपर से आप गाड़ियाँ निकालते हो या टूटी सड़कों से गाड़ियाँ निकालते हो जहाँ पे रोड्स टूटी हुई हैं और आपको वहाँ पे क्या होता है गाड़ी जो है बाउंस करती है, तो एक टायर गड्ढे में गया,
फिर निकला, फिर दूसरा टायर गड्ढे में गया, तो ये जो गाड़ी है ना पूरी इस तरह से हिलती है और वो इतना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है ना कि ये समझ लो कि आप मतलब अंदर पूरा हिल जाते हो, पूरा सामान हिल जाता है। गाड़ी को आपको बहुत स्लो करना पड़ता है, आपको 10 से 20 के बीच में रखनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही कोई गड्ढा आता है, तो गाड़ी बस ऐसे उसमें जाके बजती है और इस तरह से हिलती है। ये आपको प्रॉब्लम सिर्फ़ उसी जगह पे देगी जहाँ पे सड़क है ही नहीं। लेकिन अगर सड़क है, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी जो है अगर गड्ढे नहीं है तो अपनी नॉर्मल आराम से चलेगी। तो ये चीज़ मुझे कुछ 100, 150, 200 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा रहा है जहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा हिली है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बॉडी रोल मिलेगा, क्योंकि आप शहर में गाड़ी चलाओगे, हाईवे पे गाड़ी चलाओगे तो इस तरह का सिनेरियो आपको बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं इग्नोर करता हूँ और मतलब शहर के हिसाब से ठीक है, लेकिन गड्ढों में वही चीज़ होती है ना, ट्रेड ऑफ है। एक तरफ आपके पास इतनी पावरफुल गाड़ी है, लेदर ऑन फ्रेम चेसी है कि आप कॉन्फिडेंस से उसको टूटी जगहों पे चलाते हो, तो आपको कोई डर नहीं रहता। दूसरी तरफ ये है कि उतना ही ज़्यादा ये बाउंस करेगी अगर सड़क बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप इनोवा और एक्सयूवी 700 देखोगे, क्योंकि वो मोनोकॉक चेसी में है, वो कम हिलती हैं। तो मेरे पूरे स्ट्रेच में मेरे आगे इनोवा भी चल रही थी, एक्सयूवी 700 भी चल रही थी, तो मैंने ये कंपेयर करके देखा कि उनकी गाड़ियाँ कम हिल रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है। तो ये प्रॉब्लम इसमें रहेगा, तो इसके साथ आपको रहना पड़ेगा। लेकिन आपको पावर इतनी मिलेगी और आप इसकी जो बॉडी इतनी ज़्यादा रिजिड और इतनी वो है लेदर ऑन फ्रेम, तो उसका एक अलग आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो गाड़ियाँ आप सोचते हो ना कि ये वाली गाड़ियाँ जहाँ नहीं जा सकती, ये हर जगह जा सकती है। तो टूटी हुई सड़कों पे और टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों पे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी, मतलब आप इनको आराम से चला सकते हो। तो बॉडी रोल का प्रॉब्लम इसमें रहेगा। अगर आपकी रोड स्ट्रेट है, तो ये गाड़ी एकदम दब के एकदम सीधी भागेगी, ठीक है? रोड में अगर बम्प्स आ गए, तो इस तरह के जैसे हिचकोले आ गए, तो गाड़ी ये उछल जाएगी, लेकिन उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको थोड़ी-सी स्लो करनी होगी गाड़ी और ऐसे से आपका हिचकोले खाते हुए जाएगी। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कहाँ आती है। प्रॉब्लम ये आती है जैसे आपका स्पीड ब्रेकर है, ठीक है? अगर आपका स्पीड ब्रेकर इस तरह है और आपकी गाड़ी ऐसे टेढ़ी इसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो गाड़ी इस तरह से बिल्कुल मतलब आपको अंदर से पूरा हिला देगी। तो ये गाड़ी जब इस तरह से हिलती है ना, तो आपका बॉडी रोल बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा आता है जैसे आप गाड़ी सीधी चला रहे हैं और उसमें इधर गड्ढा है, इधर गड्ढा है, इधर गड्ढा है। तो जब आपकी गाड़ी एक-एक गड्ढे में गिरती है ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा झूल जाती है। मैंने वीडियो में भी एक आपको अपने लद्दाख की ट्रिप में भी दिखाया है कि गाड़ी किस तरह झूल रही है, उसमें पूरी झूलती हुई दिख रही है। तो ये आपका बॉडी रोल है और शहर में आपको इस तरह की कंडीशंस कम मिलती हैं, जैसे कि रोड ही नहीं है, गड्ढों में आप चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी सही चलेगी। बस ये है कि टर्न्स पे आपको थोड़ा स्लो मोड़ना है गाड़ी को, तो सब सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैंने लर्न करी है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ने ही मुझे इस गाड़ी में बचा के रखा है, क्योंकि इस गाड़ी में क्या-क्या डैमेजेस हुए हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा। इसके सबसे ज़्यादा टायर्स डैमेज हुए हैं गाड़ी के। एक टायर तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और बाकी हर टायर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। टोटल इस पूरे ट्रिप में मेरे को 6 कट्स मिले हैं टायर में, जिसमें से एक में कील घुसी हुई थी और बाकी जो सारे टायर्स हैं कटे हुए हैं। एक टायर है पीछे का, उसमें वो रिपेयर ही नहीं हो रहा है। ये वही टायर है जो आपको मैंने लद्दाख में दिखाया था, ये टायर डैमेज हुआ था मेरा और ये ठीक ही नहीं हो रहा है। इसमें पंचर लगा-लगा के सब करके देख लिया, इसमें लीकेज रुक नहीं रही है और आज भी ये टायर लीक कर रहा है और मैं अभी इस गाड़ी को ऐसे ही चला रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि रोज़ का 1.5 से 2 पीएसआई इसका रोज़ का लीक हो रहा है और इसमें अभी 2 कट्स हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको अभी क्लोज़अप दिखाऊँगा, इसमें मैंने जो है कट्स मार्क कर रखे हैं। सेम वैसे ही जैसे तेजा के यहाँ पे नहीं होता, तेजा वो जैसे बोलता है मैं तेजा हूँ, तो उसी तरह के 2 कट्स मैंने इसमें लगा रखे हैं, ताकि जब भी मैं इसको रिपेयरिंग के पास लेके जाऊँ तो मुझे पता रहेगा कि कहाँ है और वैसे ही उसमें बबल्स निकलते हुए आराम से दिख जाएँगे। तो ये मुझे रिपेयर कराना है, जो मैंने अभी नहीं कराया है और शिमला भी मैं इसको ऐसे ही लेके गया हूँ हवा डाल-डाल के। तो लद्दाख में क्या हुआ है कि लेह से लेके पूरा घर आने तक इसमें हवा डाल-डाल के मैंने गाड़ी चलाई है। टीपीएमएस ने मुझे इतना बेनिफिट दिया है कि पूरे रास्ते में टीपीएमएस के ऊपर मैंने मॉनिटरिंग रखी है, तो जब भी मेरे को लगा कि इसका प्रेशर जो है 25 से नीचे हो गया है, तो मैंने इसको 30 कर के गाड़ी चलाई है। तो टीपीएमएस तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख में जब ये टायर का कट लगा था, तो मैं जैसे ही होटल रूम में गया और गाड़ी के पास आया डिनर करने के लिए, मेरे पास वार्निंग आ गई कि टायर टायर प्रेशर एकदम आपका गिर रहा है और सुबह मैंने देखा तो टायर प्रेशर इसका जो पीएसआई था 9 था। तो फिर मुझे समझ आ गया और फिर उसके बाद ये रिपेयर हो ही नहीं पाया। तो अब मुझे ये थोड़ा-सा ये है डाउट कि भई इसकी टायर की क्वालिटी है कैसी? ये हैं एचटी टायर्स, ठीक है? तो हाईवे ट्रेन टायर्स जो हैं आपके लिए बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि दूसरी गाड़ियाँ भी जो हमारे साथ गई थी, उनके भी टायर्स में कहीं न कहीं कट्स आए हैं और वो भी डैमेज हुए हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि अगली बार मैं इसमें जो है अगली बार जो मैं इसमें है ऑल टेरेन टायर्स इसमें लगवाऊँगा, तो होपफुली वो ज़्यादा बेटर होंगे हाईवे टायर्स से।
तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि इस गाड़ी की जो रेंज है काफ़ी कम है, तो ये कम से कम आप ये मान के चलो अंदाज़े से कि 450 किलोमीटर्स तक आराम से आपको आपकी चल जाएगी, ठीक है। इसकी पूरी एवरेज जो मैंने टोटल पूरे ट्रिप में देखी है 3000 किलोमीटर चलाने के बाद, इसकी टोटल एवरेज जो मेरे पास जो हर बार मैं कैलकुलेट करता हूँ वो 10 की ही आई है। तो आप ये समझ लो कि ये गाड़ी आपकी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, और गाड़ी भी जो मेरी चली है वो 2900 के आसपास ही चली है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप 3000 इसको राउंड फिगर मान लो। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो इसकी रनिंग कॉस्ट आप हमारी आई है 10 रुपीज़ पर किलोमीटर की, और 10 की एवरेज आई है। कई-कई जगहों पे क्या हुआ है कि जब हम चढ़ते हैं, जैसे किसी पासेस पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसकी एवरेज जो है गिर के आ जाती है 8 तक, या मिनिमम गई है 7.5। उसके बाद इस गाड़ी ने जब ऊपर पासेस पे चढ़ने के बाद जब नीचे उतरी है, तो वहाँ पे इसने रिकवरी करी है, ठीक है? तो वो रिकवरी जो करती है वो गाड़ी 10 से 11 तक की रिकवरी कर लेती है, और हाईवे पे जो इसकी एवरेज 12.5, 13 तो बहुत मुश्किल है, वो एक्सप्रेस वे पे ही आती है, जब आप इसको 1-1, 2-2 घंटा 80 की स्पीड पे कांस्टेंट चला रहे हो बिना ब्रेक लगाए। तो मेरा ये सारी रोड्स पे जो गाड़ी चली है, तो टोटल एवरेज मेरी 10 की ही आई है इसमें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होगा कि लद्दाख के बाद जैसे हम निकलते हैं आगे पेंगोंग, और पेंगोंग के बाद हानले वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे एक लद्दाख के बाद तांगस्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। उसके बाद जो पेंगोंग से लेके हानले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, और जब हम पेंगोंग से आगे जाते हैं अपना इस साइड दारचा वगैरह की साइड, केलोंग की साइड, तो वहाँ पे एक न्योमा में पेट्रोल पंप आता है, और अगर वो किसी रीज़न से पेट्रोल पंप बंद हो जाए, तो आपके पास 800-900 किलोमीटर की ऐसी स्ट्रेच है जिसमें आपको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। अब क्योंकि ये गाड़ी 450 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज इसकी नहीं है, तो आपको सेफ साइड पे रहने के लिए इसमें जर्रिकैन आपको रखना ही पड़ेगा, और स्पेशली मैं पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए ये बोलूँगा कि अगर आपको उस रूट से आना है और न्योमा का पेट्रोल पंप बंद रहा, तो आपको 40 लीटर्स का पेट्रोल है आपको कैरी करना ही है। तो इसमें आपको 2 जारी कैन रखने पड़ेंगे 20 लीटर्स के। मेरे पास भी 2 जारी कैन थे, 40 लीटर्स का पेट्रोल था। तो हम लोग जब हानले से निकले न्यूमा के लिए, तो बीच में मेरी रेंज जो है गाड़ी की 100 किलोमीटर्स की रह गई थी। मैं न्यूमा तक पहुंच सकता था आराम से, ठीक है। फिर भी मैंने वहाँ पे टैंक फुल करा लिया, और टैंक फुल कराने के बाद हम आगे बढ़े, और पेट्रोल पंप वो लकीली खुला मिल गया, तो हमारी पेट्रोल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद न्योमा से लेके हमने मनाली भी क्रॉस कर लिया, और कुल्लू में जाके हमने रिफ्यूलिंग कराई। कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी के साथ आप ये वाला रिस्क मत लेना कभी भी कि आप कम रेंज में इसको लद्दाख जैसे रास्ते में चला रहे हैं। आपके पास सफिशिएंट बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी के साथ मैंने कोई भी ऊट-पटांग हरकत नहीं करी है। कहीं पे भी मैंने इसको ज़बरदस्ती ऑफ-रोडिंग नहीं करी है। सिर्फ़ वही रूट्स जो एक नॉर्मल रूट है जाने का, और एक नॉर्मल रास्ता है, मैं उसी से गया हूँ। हम लोगों ने डिटूर्स भी करे हैं, बाईपासेस भी लिए हैं, क्योंकि रोड्स ख़राब थी। तो मैंने ज़बरदस्ती इसके साथ कोई ऑफ-रोडिंग नहीं करी, क्योंकि मैं ओनर हूँ उस गाड़ी का, और मैं इस गाड़ी को डैमेज करना नहीं चाहता। तो आप मेरे जब वीडियोज़ देखेंगे, आपको उसमें कोई भी उल्टी-सीधी हरकत नहीं दिखेगी इस गाड़ी के साथ करते हुए। तो इसलिए आप मेरी जो इन सब वीडियोज़ के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आप उन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आई ऑफ-रोडिंग की बारी। ऑफ-रोडिंग इस गाड़ी से आप नहीं करो। अगर आपको करनी भी है, तो आपके पास सफिशिएंट बैकअप होना चाहिए रिकवरी व्हीकल का, ठीक है? आपके पास एक पूरा कन्वॉय होना चाहिए जिसमें आपके पास 1 या 2 गाड़ियाँ रिकवरी के लिए हों, ताकि अगर आपने ये गाड़ी कहीं पे खेल-खेल में फँसा दी, तो वो निकाल सके। अब क्योंकि हम लोगों ने मैंने ये सब अटेम्प्ट ही नहीं किया, हालाँकि हमारे पास एक कन्वॉय में गाड़ियाँ 1-2 थी हमारे पास, लेकिन फिर भी मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, और मैं फ्यूचर में भी ऐसे अटेम्प्ट नहीं करूँगा, जिससे कि मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती फँसे और डैमेज होए। ऑलरेडी जब आप लद्दाख के ट्रिप पे जाते हो, तो नेचुरली गाड़ी आपकी थोड़ी बहुत तो डैमेज होती ही है। कहीं आपकी किस्मत ख़राब है तो नीचे से कोई पत्थर लग जाएगा, कुछ नीचे से टूट जाएगा। तो जब वो सब होना ही है, तो आप ज़बरदस्ती और डैमेज क्यों करोगे? दूसरी बात है, इस पूरे ट्रिप पे मेरे टायर्स तो डैमेज हो ही गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ही होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना डैमेज इसके ऊपर सह सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको अननेसेसरी कहीं पे नहीं फँसाता, तो मैं इसको नॉर्मली जैसे आपने मेरे वीडियोज़ में देखा है, वैसे ही चलाया है मैंने। और फ्रेंड्स, ये जो 10 की एवरेज है, मैं इसमें एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम जब लद्दाख गए थे, हम लोग गए थे मई के स्टार्टिंग में, जब जनरल पब्लिक वहाँ पे नहीं आई थी। मतलब कि ये बारालाचला वगैरह ये पासेस जस्ट खुले ही थे, और जो स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होती हैं 15 मई के बाद होती हैं, तो उसके बाद सडनली वहाँ पे एकदम से स्पाइक आ जाती है ट्रैफ़िक की। तो हम लोगों ने जो गाड़ी चलाई है, हमारी कहीं पे भी कोई ट्रैफ़िक में गाड़ी नहीं फँसी, और ये रनिंग में रही है, तो उसके बाद इसकी एवरेज जो है 10 की आई है। और अगर ये गाड़ी मनाली वगैरह कहीं जाम में फँसती या किसी पास में फँसती, तो ये गाड़ी की एवरेज और ज़्यादा डाउन हो सकती थी। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको कि जब भी आप किसी हाई एल्टीट्यूड में सडनली एकदम से आपका एलिवेशन होता है, या आप ऊपर से नीचे आते हैं,
तो इस गाड़ी का हॉर्न बंद हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा और इसकी आवाज़, सबसे पहले तो आवाज़ चेंज होगी। और हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें इसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी, तो हम हॉर्न बजा रहे हैं और हॉर्न ही नहीं बज रहा। तो ये वाली सिचुएशन भी आपके साथ होगी। एक चीज़ और है, पावर लॉस इसमें आपको फ़ील नहीं होगी, कहीं से भी नहीं होगी। बस ये होगा कि इसका जो आरपीएम है वो बहुत हाई हो जाएगा। अगर आप, जैसे मैं आपको उमलिंगला का एग्जांपल बता दूँ, वो सबसे बेस्ट है आपका, ठीक है? सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड उसी का ही है। तो उमलिंगला पास, और वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड की, और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब ये गाड़ी वहाँ गई मेरी, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा इसमें, एक तो एयरबैग की इसमें लाइट ऑन हो गई अपने आप ही। तो उन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें मेल फंक्शन इसमें हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि इसमें पावर लॉस मुझे नहीं फ़ील हुआ। गाड़ी जब इतनी ऊपर जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो गाड़ी का फ्यूल बहुत ज़्यादा खिंचता है। गाड़ी का जो आरपीएम है वो 3000 से 3500 आरपीएम तक गया, लेकिन पावर लॉस की फीलिंग नहीं आई। फीलिंग सिर्फ ये आई कि गाड़ी का इंजन बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन आपको पावर लॉस की फीलिंग नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि जब आप पासेस से नीचे उतरते हो, और पासेस ऐसे हैं कि बहुत लंबे-लंबे पासेस हैं और उसमें जो स्ट्रेच है वो आधे-आधे किलोमीटर की है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उतरते टाइम, जबकि इसको का पावर कम लेनी चाहिए, इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 3000 आरपीएम हो रहा था। तो हम ये देख रहे थे कि उतरने के टाइम पे पावर ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो हमने बीच में एक्सपेरिमेंट ये करा, हमने क्या करा कि इसको मैनुअल मोड पे डाल दिया। तो मैनुअल पे अगर आपने सही गियर इसका लगा दिया, तो वो 3000 से वो 2500 पे नीचे आ जाता है आराम से, और 2500 से 2000 आ जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी-सी आपकी जो है पावर कंज़र्व हो सकती है और थोड़ी-सी माइलेज बढ़ सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें आप ना इमीडिएटली वहाँ जाते ही मत ट्राई करना। अगर आपको वैसा करना है, आप इसको ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप इसको पहले प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि चलती गाड़ी में आप सीधा ऑटोमेटिक से सीधा मैनुअल डालेंगे और उसके बाद उल्टे-पुल्टे गियर लगाएँगे तो प्रॉब्लम होगी, और ये गाड़ी जो है उल्टे-सीधे गियर लगने भी नहीं देगी। ठीक है? अगर आपकी सर्टेन स्पीड से उतर रही है और आपने गियर को हाई करा, तो ये करने ही नहीं देगी गाड़ी, ठीक है? तो थोड़ा-सा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सडनली आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और एकदम से एक स्टीप कर्व आ गया, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑटोमेटिक को आप थोड़ा-सा मैनुअल मोड पे अगर उतारने के लिए यूज़ करेंगे, तो थोड़ी-सी आपकी एवरेज सुधर जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक आपको बहुत यूनिक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। ये जनरली बहुत लोगों के साथ होता है। लद्दाख में हमने क्या किया था, जब ये टायर को मैंने वीडियो में दिखाया भी था, उस टायर वाले ने काफ़ी इसमें गड़बड़ करी थी। उसने क्या किया था कि इस टायर को थोड़ा-सा फाड़ने की कोशिश करी थी, कि किसी तरह ये टायर फट जाए पूरे तरीके से और मैं इस पे ट्यूब लगा दूँ। तो वो सब ख़ैर वो लंबी स्टोरी है, मैं नहीं उस पे जाऊँगा। हमने किसी तरह इसमें पंचर लगवा लिया और चलते बने। बाद में मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि इसका जब एयर प्रेशर गिर रहा है ना, तो मैंने देखा कि मेरे उस पे जो टीपीएमएस है उसमें 45 पीएसआई लिखा आ रहा था उसमें। फिर मैंने अपने गॉज से चेक किया, तो मेरे गॉज में भी 45 पीएसआई लिखा आ रहा था, और जब उस बंदे ने इसमें हवा डाली थी, उसके थोड़ी देर बाद हमने चेक किया था, तो उसके गॉज में 35 पीएसआई था। कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग रोड साइड पे अपने गॉज यूज़ करते हैं, वो भी ख़राब होते हैं, इनके हो सकते हैं ख़राब, कि वो डाल रहे हैं आपकी हवा इसमें 35 पीएसआई जो उसमें मीटर पे दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल डल रही है 45। ठीक है? और 45 अगर आपकी पीएसआई इसमें डल गई और अपनी इसको आपने हाईवे पे दौड़ा दिया, तो 55, 60, 65 पहुँच जाएगी और टायर आपका फट जाएगा। क्योंकि ये हमारी फैमिली में एक इंसिडेंट हो रखा है कि एक जगह पे हमने इसमें हवा डलवाई थी और थोड़ा आगे गए जयपुर हाईवे में, टायर ही फट गया नई गाड़ी का। तो इसका मतलब ये है कि गॉर्ज खराब है और उसकी वजह से आपकी रीडिंग जो है गलत आपको शो कर रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास टीपीएमएस होना ज़रूरी है, और आपके पास अगर टीपीएमएस नहीं है तो एक मैनुअल गॉर्ज ज़रूर रखो। बस गॉज से आप अपना प्रेशर को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन टीपीएमएस ये है कि आपको रनिंग में रियल टाइम में आपको बता देगा कि टायर की क्या कंडीशन है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो मैंने मनाली में फ़ील की थी। जब हम वापस रिटर्न कर रहे थे ना, तो मनाली में हमें थोड़ा-सा जाम मिल गया था, क्योंकि जब हम निकल रहे थे तो वहाँ से ट्रैफ़िक आना शुरू हो गया था, ये अपना स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी। एक चीज़ इस गाड़ी में मैं आपको यूनिक बताता हूँ क्या हुई थी, कि जब आप बहुत स्टीप में गाड़ी लेके नीचे जा रहे हैं ना, तो आपकी आदत होती है नॉर्मल ब्रेकिंग की, और नॉर्मल ब्रेकिंग लगा के आपकी गाड़ी आराम से रुक जाती है। वहाँ पे मैंने क्या नोट करा कि मैं जैसे नीचे उतर था, अपनी नॉर्मल ब्रेक लगा रहा था, लेकिन गाड़ी जो है बिल्कुल पीछे किसी के चिपक-चिपक के रुक रही थी। तो वहाँ मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये गाड़ी है भारी, अच्छी खासी भारी है। तो जब आप स्टीप पे ब्रेक मारते हैं ना, तो इसको थोड़ा-सा डिस्टेंस बढ़ जाता है ब्रेकिंग का। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप स्टीप पे ब्रेक मार रहे हैं, तो थोड़ी आपको ब्रेक हेवी लगानी पड़ेगी। नहीं तो गाड़ी जो है पीछे दूसरी गाड़ी के बहुत पास आ जाएगी। क्योंकि आप एंटीसिपेट करते हो ना कि आपको नॉर्मल प्लेन्स में पता है कि आप चलती गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो कितने डिस्टेंस पे आपकी गाड़ी रुकेगी। तो कई बार ऐसा हुआ कि उतने डिस्टेंस पे गाड़ी नहीं रुकी, और इमीडिएटली मुझे ये सेंस हो गया कि गाड़ी रुक नहीं रही है। तो मैंने फिर ब्रेक को थोड़ा हेवी और कर दिया, तो गाड़ी रुक गई। तो इसकी जो ब्रेक है ये थोड़ा वेरी करती है। स्टीप पे थोड़ा ज़्यादा लगानी पड़ती है आपको, और प्लेन्स में थोड़ी कम लगानी पड़ती है। ये बस ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया। हानले से जब हम न्योमा की तरफ जा रहे थे,
वहाँ पे सैंड ड्यून्स आते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी जो है ऐसे-ऐसे हिचकोले खाती है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप 80-100 पे चला सकते हो, सीधी सड़क दिख रही है। लेकिन वहाँ पे आपका इल्यूजन हो जाता है कि आप 100 तक चला रहे हो। मैं 100 से ज़्यादा तो चलाता नहीं हूँ। इवन मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर 90 पे भी चला रहा हूँ, तो ऑल ऑफ द सडन वो सैंड ड्यून्स इस तरह के हो जाएँगे कि गाड़ी आपकी हवा में उड़ के नीचे लैंड करेगी। तो ये भी मेरे साथ एक बार हो चुका है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी को थोड़ा-सा भारी भरकम गाड़ी है और ये इसकी अच्छी खासी ब्रेकिंग है, ईबीएस, एबीडी सब काम करता है। लेकिन आपको इसका ये नहीं है कि फॉर ग्रांटेड ले लेना है, ठीक है? दूसरा एक और इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं इसी न्यूमा की तरफ जा रहा था मैं हानले से, तो 2-3 बार ऐसे हिचकोले आए और उसके बाद ऑल ऑफ द सडन वो 90 डिग्री में सड़क घूम गई। यहाँ पे सड़क पे मैंने गाड़ी को तेज़ कर रखा है और ऐसे करके गाड़ी चल रही है, मतलब आराम से नीचे दब रही है। तो बहुत ज़ोर से, जैसे अभी ये थोड़ा सा बम्प आ रहा है, तो आपको फील तो नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा, ये देखो बम्प्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन वो मतलब स्प्रिंग्स इसके ऐसे हैं ना, जैसे शॉकर्स जो हैं। ये देखो बहुत तेज़ मैंने ब्रेक मारी है और ब्रेक में भी फीलिंग आई है मुझे इसकी कि ब्रेक लगी है। तो खैर इतनी मेरे को मतलब ये है, यहाँ पे आगे ना आपको इतना शार्प टर्न्स दिखाई नहीं देते, तो आप कोशिश कीजिए कि इतनी तेज़ मत चलाएं। तो मैं तो आपको बस दिखाने के लिए कर रहा था कि ये बम्प्स कैसे हैं इसमें। तो फ्रेंड्स एक और चीज़ है, लोग हमेशा ये बोलते हैं पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि आपके यूज़ केस के ऊपर है। जैसे मेरी गाड़ी बहुत कम चलती है, मेरी गाड़ी ट्रैवलिंग में यूज़ होती है, फैमिली के साथ घूमने में, तो मैंने पेट्रोल ली और मुझे 15 साल रखनी है। पेट्रोल अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो आप ये सोच के लो कि आपको गाड़ी कम चलानी है और पेट्रोल जितनी बार भी डलवाना है, आपको ये सोचना नहीं है कि कितनी बार डलवाना है, बस आपको डलवाना है और चलना है और उसमें देखना नहीं है अमाउंट की कितना डल रहा है। जब हम यहाँ पे लद्दाख गए हैं, तो हर थोड़े-थोड़े टाइम के बाद हमें पेट्रोल डलवाना पड़ा। तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि मेरा इतना डल रहा है, मेरा इतना डल रहा है, मेरा इतना यूज़ हो रहा है, एवरेज इतनी आ रही है। पेट्रोल उन्हीं लोगों के लिए है गाड़ी, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के टाइम अमाउंट नहीं देखेंगे, वो बस डलवाते रहेंगे और चलते जाएँगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आ जाता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, जो मुझे लद्दाख की ट्रिप में आई हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरी आई है वो आई है एड्रेनॉक्स की, और एड्रेनॉक्स जो है इस गाड़ी में कम्प्लीटली एक मजाक है और कुछ नहीं है, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ, अगर आप लद्दाख जाएंगे ना, तो लद्दाख में आप जब मनाली क्रॉस करके आप अटल टनल से पहले आपका एड्रेनॉक्स की एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। उसके बाद वो चलेगी ही नहीं। तो उसके बाद आप पूरा लद्दाख वगैरह घूमो, सब घूमो, एड्रेनॉक्स कहीं काम नहीं करेगा, क्योंकि एड्रेनॉक्स का जो नेटवर्क है वो है वोडाफोन का, ठीक है? और लद्दाख में चलता है एयरटेल और जियो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से लद्दाख में, मुझे नहीं पता, लद्दाख के लोगों से भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर कोई है लद्दाख का मेरा ये देख रहा है एपिसोड, तो वो हमें बता सकते हैं कि लद्दाख में एड्रेनॉक्स चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि मेरा नहीं चला, ठीक है? तो मैं लद्दाख से जब सिसु आया वापस, तो मुझे ये देखना था कि मेरा क्या-क्या रूट मैंने लिया है, उसकी ट्रैकिंग देखनी थी। तो मैंने जब एप्लीकेशन खोली तो उसमें ये लिखा आया कि 5-6 दिन पहले जब मैं यहाँ से निकला था, मनाली से निकला था लद्दाख के लिए, उसके बाद से एप्लीकेशन अपडेट ही नहीं हुई कभी। मतलब गाड़ी के साथ सिंकिंग टूटी हुई है। मतलब कि गाड़ी जो है मेरी, जब मैं निकला था मनाली से लद्दाख के लिए निकला था, तो उसके बाद गाड़ी का कम्युनिकेशन ब्रोकन था। इसका मतलब लद्दाख के पूरे रूट पे एड्रेनॉक्स काम ही नहीं किया, ठीक है? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब कि मैं अपने फ़ोन पे चाहूँ भी तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि पूरे लद्दाख के सर्किट में मेरी गाड़ी कहाँ है, ठीक है? जब वापस आया तो देखा कि सिसु में मेरा बार-बार ये एरर आ रहा है कि एप्लीकेशन का गाड़ी के साथ नेटवर्क टूटा हुआ है, तो उसको पता ही नहीं कि एड्रेनॉक्स में सिंक क्या करना है, ठीक? मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करी, तो सब में वही चीज़ें सब बता रहे हैं कि इसकी बैटरी निकालो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो, लेकिन सही चीज़ कहीं नहीं पता चल रही। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैंने सोचा कि भाई ये जो मेरा लास्ट ये कब चला था, तो मैंने देखा कि अटल टनल से पहले ये चला था, उसके बाद ये कभी चला ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो वेट करता हूँ, अटल टनल क्रॉस करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ मेरा एड्रेनॉक्स कनेक्ट होता है कि नहीं होता। फिर मैंने अटल टनल क्रॉस करा और मनाली में मैंने साइड पे गाड़ी रोकी एक जगह पे, और वहाँ पे देखा मेरा एड्रेनॉक्स कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कि जो 6-7 दिन हम घूम रहे थे, वो ऐसे ही भगवान भरोसे था। उसमें कोई एड्रेनॉक्स काम ही नहीं किया। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे इसने प्रॉब्लम करी है। देखो मैं जो गया था वहाँ पे लद्दाख के ट्रिप में 17 मई से लेके 25 तक था, ठीक है? 25 को रिटर्न किया, 17 को स्टार्ट किया। तो 17 का आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा है 607 किलोमीटर का, जो यहाँ से दिखा रहा है कि मेरा जो घर है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था दिल्ली एनसीआर से, और ऑल द वे आप देखोगे ये वाला रूट लिया है मैंने,
और यहाँ से हम लोग पहुँचे हैं चंडीगढ़ के रास्ते सीधा मनाली। और मनाली के बाद आप देखोगे यहाँ पे सोलंग से पहले तक की इसने रिकॉर्डिंग ली है, लॉगिंग ली है इसने ट्रैक की। और उसके बाद अटल टनल के बाद इसने कुछ भी नहीं दिखाया मुझे। हम सिसु तक गए थे। 18 की कोई रीडिंग नहीं है, 19 को कोई कोई इसने ट्रैकिंग नहीं करी, 21 को भी नहीं करी, 22 को भी नहीं करी। और ये वही टाइम है जब हम लद्दाख में थे। उसके बाद इसने 23 की करी है। 23 को अगर हमने खोला तो देखा इसमें कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम गए 24 पे। 24 पे देखो, 24 पे भी कुछ नहीं है, इसमें कोई रूट नहीं है इसमें। और उसके बाद हम देखते हैं 25, जब हम रिटर्न हमने किया था इसमें दो, इसमें इसने स्प्लिट कर दिया है रूट को। जो ID1 वाला है वो इसने केलोंग से रिज्यूम किया, और उसके बाद देखो सोलांग तक इसने शॉर्टकट बनाया है। उसके बाद मनाली मनाली के थ्रू पूरा रूट जो है इसने प्रॉपरली इसने ट्रैक किया है। और यहाँ पे आके इसने रोका है। हो सकता है यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी रोकी हो, क्योंकि टायर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने चाबी निकाल के बंद कर दिया था। तो इसी वजह से इसने जो है यहाँ पे जो है इसने ट्रैकिंग में इसको इसने दो में स्प्लिट कर दिया। तो अब जो है हम लोग सेकंड वाली देखेंगे। और सेकंड वाली जो है उसमें इसने पूरा मेरे घर तक का रास्ता इसने प्रॉपर दिखाया है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसने सारे लद्दाख का जो ट्रिप है पूरा का पूरा जो है इसने पूरा नाश मार दिया, और इसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है। एडेनॉक्स अगर आपका काम ही नहीं कर रहा तो गाड़ी में है क्यों फिर ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ जो मुझे अब रियलाइज़ हुई है, मेरा जो इंफोटेनमेंट है वो आईफोन के साथ बहुत मज़े से चलता है। मेरे पास आईफोन 14 मैक्स प्रो है, बहुत आराम से चलता है। पूरे ट्रिप में कहीं प्रॉब्लम नहीं करी इसने, पूरा चलता रहा। लेकिन इसको जब भी मैं एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करता हूँ तो एंड्रॉयड के साथ ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाता। आधे घंटे के बाद इसमें डिस्कनेक्ट आता रहता है, एरर आते रहते हैं, और बार बार ये रिकनेक्ट करता रहता है। तो आप जब किसी अच्छे रूट पे जा रहे हैं, मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको रूट ही नहीं पता और आप डिपेंडेंट है गूगल मैप्स पे, तो वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, बार बार बंद होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे रहा हूँ कि शायद मेरा सैमसंग के फ़ोन में प्रॉब्लम है, क्योंकि एंड्रॉयड के साथ आईफोन मेरा चल रहा है तो सैमसंग के साथ भी चलना चाहिए। तो मैं भी ट्राई करूँगा, दोबारा कोई और एंड्रॉयड का फ़ोन देखूँगा जिससे शायद ये स्टेबल रहे। तो उसमें मुझे लग रहा है कि इसमें मोबाइल में हो सकती है प्रॉब्लम। अब फ्रेंड्स दूसरी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप की है प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं जब स्पीति के ट्रिप पे गया था तो स्पीति से जब मैं नारकंडा से मनाली के थ्रू दिल्ली आ रहा था, तो पूरे रास्ते में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने ब्रेक ना मारी हो, गाड़ी को पूरा ज़ीरो तक ना लाया हूँ। वहाँ पे जितनी बार भी मैंने गाड़ी को ब्रेक मार के स्लो करा, रोका, ये गाड़ी ऑटो ऑफ कभी भी नहीं हुई। तो उस टाइम मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है कि मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, गाड़ी रुक भी नहीं रही, और मतलब रुक रही है लेकिन ये इंजन इसका ऑटो शट डाउन नहीं हो रहा। तो मैंने फिर बीच में एक दो बार ट्राई भी किया, लेकिन वो नहीं चला उस टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका अपना ही दिमाग है, जब चलना है चलेगा, जब नहीं चलना नहीं चलेगा। ये पूरा मेरे पास ये गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप इसका काम ना कर रहा हो। तो स्पीति से जब मैं मनाली से वापस आ रहा था तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप इसका काम नहीं कर रहा था। लद्दाख के ट्रिप पे, पूरे ट्रिप पे काम किया, मतलब जहां मैंने ब्रेक मारी गाड़ी बंद हो गई, ब्रेक छोड़ी गाड़ी चल गई। अभी शिमला गया, वहां पे भी हुआ। तो स्पीति के ट्रिप में ऐसा क्या हुआ कि ये फीचर काम करना बंद कर दिया, और बंद कर गया और अपने आप ही रिज्यूम कर लिया इसने। ठीक है, तो ये भी है कि मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सडनली एकदम से डिसेबल हो जाते हैं और एकदम से चल पड़ते हैं, जिसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे, अपने आप ही खराब होते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, लद्दाख से 3000 किलोमीटर गाड़ी चल के आई है, और आपको मैं गाड़ी की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप कैमरा वुमैन एक बार आगे आके बताइए। ये देखिए, गाड़ी बिल्कुल एक पीस में वापस आई है, एक भी इसमें आपको स्क्रैच नहीं दिखेगा। मैं पूरी गाड़ी आपको दिखाता हूँ, लिए मैं कैमरा ले लेता हूँ ज़रा, मैं दिखाता हूँ ज़रा। ठीक है, ये देखो, गाड़ी एक पीस में वापस आई है। ओनली इसके टायर्स डैमेज्ड हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है, नीचे भी एकदम सही है। और ये है जब आपको अपनी गाड़ी से लगाव होता है ना, फिर आप गाड़ी को उसी तरीके से चलाते हो। ये देखो, यहाँ पे वो है ना, तेजा की तरह एक निशान लगा हुआ है गाल पे इसके, तो ये वाला पार्ट है जो इसका रिपेयर नहीं हो रहा है। उसके अलावा आप देखोगे गाड़ी मेरी एकदम सही सलामत वापस आई है, और इसको मैंने खुद अपने पर्सनल हाथों से धोया गाड़ी को, और देखो कैसे चमक रही है। तो लद्दाख में देखा था आपने कि इसकी क्या कंडीशन थी, पूरी मिट्टी से भरी थी। तो शहर में जब गाड़ी वापस आएगी तो आपको ये ऐसी ही अच्छी लगेगी, लेकिन लद्दाख में जो है आपको पूरी ये डस्ट से भरी भरी हुई गाड़ी ही अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अगर आप किसी बड़े ट्रिप में जाना चाह रहे हैं और आप ऐसी गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं तो बिंदास आप लीजिए गाड़ी है। आपको ये गाड़ी पूरा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगी, और आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगी कि आपके लिए कोई रोड की लिमिट नहीं रहेगी। इस गाड़ी के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। मैंने देखा है कि जब भी मैं वाटर पासेस पे गया हूँ, सारे आगे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सबको रुक के सोचना पड़ता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं कहता हूँ प्लीज़ ज़रा साइड दे दीजिए, मुझे निकलना है, और मैं निकल जाता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगी होगी।
तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।